पीएम्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास के एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर चलेंगे जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। ये था 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। हम इसका एक गहरा एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन करेंगे, खासतौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, ताकि कोई भी जरूरी पहलू छूटने ना पाए। सोचिए, साल था 1942। पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की आग में झुलस रही थी। अंग्रेज कमजोर पड़ रहे थे और पूरा भारत बेचैनी और गुस्से से उबल रहा था। ये स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, अंग्रेजों के लिए एक आखिरी चेतावनी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये आंदोलन सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं रहा, बल्कि एक विस्फोटक जन विद्रोह, एक प्रॉपर मास अपराइजिंग में तब्दील हो गया। चलिए इसी सवाल के जवाब को परत दर परत समझते हैं। तो देखिए, हम इसे कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड को देखेंगे, फिर गांधी जी के उस ऐतिहासिक आह्वान करो या मरो को समझेंगे। हम ये भी देखेंगे कि कैसे ये आंदोलन बिना किसी बड़े नेता के अपने आप आगे बढ़ा, इसमें महिलाओं की क्या भूमिका थी, अंग्रेजों ने इसे कुचलने के लिए क्या किया, और आखिर में हम इसके दूरगामी महत्व का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी ऐतिहासिक घटना को समझने के लिए उसकी जड़ तक जाना बहुत जरूरी होता है। ये बैकग्राउंड ही हमें बताएगा कि ये आंदोलन इतना जबरदस्त और इतना तीव्र क्यों हुआ। अब जरा इन घटनाओं के क्रम को समझिए। 1939 में ब्रिटेन ने भारत से बिना पूछे, बिना एक शब्द कहे हमें वर्ल्ड वॉर II में धकेल दिया। जाहिर है, इसका जबरदस्त विरोध हुआ और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट से इस्तीफा दे दिया। फिर 1942 में आया क्रिप्स मिशन, जिसने एक और लॉलीपॉप देने की कोशिश की। कहा कि युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, मतलब आज़ादी नहीं, बस थोड़ी सी सेल्फ रूल, जो अब भारतीयों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। तो इन सब घटनाओं के बाद अब पिक्चर एकदम क्लियर थी। समझौते के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। भारतीयों को सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, तत्काल और पूर्ण स्वतंत्रता, इमीडिएट एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और यहीं से मंच तैयार होता है उस ऐतिहासिक पल का, जब इस आंदोलन का बिगुल बजाया गया। और ये वो मौका था जब महात्मा गांधी ने अपना वो भाषण दिया जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। ये तारीख और ये जगह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। 8 अगस्त 1942, मुंबई का ग्वालियर टैंक मैदान। यहीं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। और इसी बैठक में गांधी जी ने वो नारा दिया जिसने पूरे देश में एक नई ऊर्जा भर दी, करो या मरो, डू और डाई। इसका मतलब साफ था कि अब ये फाइनल स्ट्रगल है, या तो हम आजादी लेंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। अब इस आंदोलन को जो बात सबसे यूनिक बनाती है वो है इसका कैरेक्टर, इसका स्वरूप। क्योंकि प्रस्ताव पास होने के फौरन बाद जो हुआ उसने पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। ब्रिटिश सरकार एकदम तैयार बैठी थी। 9 अगस्त की सुबह होते होते गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता बाहर नहीं बचा था। सबको गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों ने सोचा लीडर को ही हटा दो, मूवमेंट अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। जैसे ही नेता गिरफ्तार हुए, आंदोलन लीडरशिपलेस नहीं हुआ, बल्कि ये जनता का आंदोलन बन गया। स्पॉन्टेनियस, यानी अपने आप जनता ने कमान संभाल ली। स्टूडेंट्स, किसान, मजदूर और महिलाएं, समाज का हर वर्ग सड़कों पर था। ये एक सच्ची नेतृत्व विहीन क्रांति थी। और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि देश के कई हिस्सों में लोगों ने ब्रिटिश रूल को सिरे से नकार दिया। उन्होंने अपनी समानांतर सरकारें, मतलब पैरेलल गवर्नमेंट्स बना ली। उत्तर प्रदेश में बलिया, महाराष्ट्र में सतारा और बंगाल में तामलुक, इन जगहों पर लोगों ने अपनी सरकारें चलाईं, अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाया। ये तो ब्रिटिश अथॉरिटी को सीधी सीधी चुनौती थी। चलिए अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो एग्जाम्स में, खास तौर पर यूपीएससी और एमपीपीएससी में बार बार पूछा जाता है। इस आंदोलन में महिलाओं की असाधारण भूमिका। इस मूवमेंट में महिलाओं ने जो लीडरशिप दिखाई वो कमाल की थी। एक तरफ अरुणा आसफ अली थीं, जिन्होंने सारे बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर आंदोलन का जज्बा बनाए रखा। तो दूसरी तरफ थीं उषा मेहता, जिन्होंने एक सीक्रेट अंडरग्राउंड रेडियो चलाया ताकि आंदोलन की खबरें और निर्देश लोगों तक पहुंचते रहें। सोचिए, उस वक्त ही कितना बड़ा रिस्क था। अच्छा, जब आंदोलन इस तरह पूरे देश में फैल गया तो ब्रिटिश सरकार का रिएक्शन क्या था? उन्होंने इसे कुचलने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जो दमन चक्र चला वो बहुत ही ब्रूटल था। ये आंकड़ा देखिए,
1 लाख से ज्यादा लोग, इतने लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। ये दिखाता है कि रिप्रेशन का स्केल कितना बड़ा था। सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। शांति से प्रदर्शन कर रही भीड़ पर लाठीचार्ज, गोलियां तक चलाई गईं और प्रेस पर तो कंप्लीट सेंसरशिप लगा दी गई, ताकि देश दुनिया को पता ही ना चले कि भारत में आखिर हो क्या रहा है। तो क्या इतने दमन के बाद हम ये कहें कि ये आंदोलन फेल हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही हमें समझना है इसके फाइनल एनालिसिस में, जो आपके मेंस एग्जाम के आंसर राइटिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या था? देखिए, सबसे पहला पॉलिटिकल इंपैक्ट, अंग्रेजों को यह साफ साफ समझ आ गया कि अब भारत पर रूल करना इम्पॉसिबल है। दूसरा, इसने नेशनलिज्म को कुछ पढ़े लिखे लोगों के दायरे से निकालकर एक जेन्युइन मास रेवोल्यूशन बना दिया। तीसरा, इंटरनेशनल लेवल पर ब्रिटेन पर जबरदस्त प्रेशर बना। और आखिर में इसने सीधे तौर पर 1947 में मिलने वाली आज़ादी की जमीन तैयार कर दी। यह आज़ादी का फाइनल स्टेज था। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन ने यह बात शीशे की तरह साफ कर दी थी कि भारत में ब्रिटिश रूल का मॉरल और पॉलिटिकल अथॉरिटी दोनों खत्म हो चुके थे। ये आंदोलन असफल नहीं था, यह ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक अंतिम चेतावनी थी कि उनका समय अब समाप्त हो चुका है।